इस कंप्यूटर के चैनल पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन कोर्स मंथली ऑफर में हम दे रहे हैं ट्रिपल सी मात्र 499 में लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस। टैली प्राइम बिगनर टू एडवांस कोर्स अब मात्र 1599 में, लाइव क्लासेस और लाइफ टाइम सपोर्ट। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें संपर्क करें 8931 नंबर पर। कंप्यूटर फंडामेंटल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, एसएससी, बैंक, रेलवे और ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मूल कार्य इनपुट को स्वीकार करना है, इनपुट को प्रोसेस करना है और आउटपुट देना है। और इसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उनमें से ऑप्शन नंबर 1 है डिजिटल रूप में दिखाता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आउटपुट का मतलब भी होता है डिजिटल रूप में दिखाना। दूसरा ऑप्शन है मेमोरी में स्टोर करना, मॉनिटर में दिखाना। बात वही हो गई, डिजिटल रूप में दिखाना, मॉनिटर में दिखाना या आउटपुट देना। दोनों ऑप्शन सेम है। डेट की गणना करना, डेट की गणना तो करता ही है, लेकिन जो भी आउटपुट कंप्यूटर देता है उस आउटपुट को सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करता है। जब आप डेटा को इनपुट देते हैं तो वो भी डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। डेटा इनपुट होने के बाद जब प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जब आउटपुट आता है तो भी डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उपयोगकर्ता द्वारा उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा को कंप्यूट को दी गई एक कमांड है। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दी गई एक कमांड है, तो वह कमांड क्या कहलाती है। आइए ऑप्शन 1 देखते हैं, निर्देश, सूचना, प्रोग्राम, डेटा। डेटा तो कोई भी डेटा होता है, रॉ डेटा हो सकता है। प्रोग्राम क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देश के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कमांड की बात हो रही है, हम एक कमांड को देते हैं। ठीक है। सूचना, इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में देना। ठीक है, तो डेटा का सही रूप जो होता है वो सूचना कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यानी का है, निर्देश इसका ऑप्शन सही होगा। जब हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो वह निर्देश कहलाती है, और इसी निर्देश के सेट को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट, एकदम सही आंसर होगा। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जो मैंने अभी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लास पढ़ाई उससे है क्वेश्चन हमारा, जैकार्ड लूम से क्या अभिप्राय है। जापान में पाया जाने वाला एक पक्षी है। अरे भाई, जैकार्ड लूम तो आपको पता है कि कंप्यूटर है, पक्षी तो हो ही नहीं सकता। पंचिंग कार्ड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली मशीन है, या पहला कंप्यूटर कंट्रोल लूम है, एक मशीन जो मैच टेबल से लिखती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। मैंने आपकी कल की क्लास में पढ़ाया था, पंचिंग कार्ड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक मशीन है जिस पे हम कागज़ या फिर कपड़ों पर या फिर उस पर पंचिंग करते थे। ठीक है। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कम किसी कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है कि किसी बच्चे से पूछेंगे तो बता देगा कि उसका आंसर क्या सही होगा। तो उसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है। नेपियर बोन्स थे। ठीक है। एल ट्यूरिंग को छोड़ देते हैं, डेनिस रिची, ये आपके सी लैंग्वेज के फादर माने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गा, यानी सी जो है सही होगा। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पहला कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर करने के लिए प्रयोग किया गया था। तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया है कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए एडसैक कंप्यूटर था, जो कि स्टोर किया गया था। इन्हें आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आइए अगले कंप्यूटर की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 1964 से 1971 की अवधि में कंप्यूटर की किस पीढ़ी को कवर किया जाता है। तो 1964 से 1971 के बीच में तीसरी पीढ़ी को कवर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। प्रथम, दूसरा और चौथा आप अगले की वीडियो में बता देंगे आपको। जनरेशन्स में आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो आप उसमें से देख जाएंगे और पहचान सकते हैं कि कौन सी पीढ़ी कब तक चली है और कौन कौन से उसमें कंप्यूटर्स बनाए गए थे। तो आप इसके लिए वेट करिएगा, मैं आपको अगली जो सीरीज़ लेके आऊँगा वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की लेके आऊँगा। इसके बाद ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरी पीढ़ी में डेड डेस्क उपयोग किए गए थे। तो तीसरी पीढ़ी में देखिए, ये जो है वैक्यूम ट्यूब, इसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर प्रयोग किया गया था। दूसरे जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया था। तीसरे जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात हमने जो यूज़ किया था वो क्या था, आईसी था। चलिए कोई नहीं, जनरेशन में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस में अब हम पढ़ाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की गति को किसमें मापा गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति को मापा गया था मिली सेकेंड। अरे मिली सेकेंड तो सेकेंड होता है, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। तो जो तीसरे जनरेशन का कंप्यूटर था तो उसकी स्पीड को या गति को हमने मापा था किसमें, नैनो सेकेंड में। अगले क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं। पीसी को चौथी पीढ़ी में माना जाता है, इससे शामिल है। देखिए, जो चौथी पीढ़ी थी
उस पर जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर बन चुका था, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या जिसे आप सीपीयू भी कहते हैं, अन्य शब्दों में सीपीयू भी कहा जाता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है। ये चौथी पीढ़ी में बन चुका था और इसी ने आपके कंप्यूटर को, मान लीजिए पहले के कंप्यूटर का साइज़ अगर इतना था बिफोर फोर्थ जनरेशन, तो आज के कंप्यूटर का साइज़ मात्र इतना बचा है। एक रेशियो मैं बताता हूँ, ये एक हॉल था, एक हॉल में चलता था पहले का कंप्यूटर और अब एक हाथ में चलता है कंप्यूटर। तो इतना डिफरेंस आया है दूसरे पीढ़ी से लेके चौथे पीढ़ी में। उसकी देन क्या थी? तो ये माइक्रो प्रोसेसर ही उसकी क्या थी? देन थी। आइए अगले कंप्यूटर की सीरीज चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उदाहरण होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इस समय का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। एआई, जिसे आप दूसरे शब्दों में कहते हैं एआई, है ना। तो पहली पीढ़ी में तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की क्या दशा थी, दूसरी पीढ़ी में भी बहुत दशा अच्छी नहीं थी। माइक्रो प्रोसेसर आया था चौथी पीढ़ी में, तो यहाँ पर कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हुआ था। पाँचवीं पीढ़ी की कंप्यूटर जो होते हैं मानव जैसी सोच रखने वाले कंप्यूटर्स को बनाए गए, जिसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑटो पायलट कार वगैरह भी आती हैं। तो इसमें ऐसे डिवाइसेस का निर्माण किया गया जो खुद में डिसीजन लेने में सक्षम हो, जिसे हम एआई कहते हैं। तो पांचवी पीढ़ी इसका सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं। कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर के लाभ की बात हो रही है, जहाँ पर बहुत तेज है कंप्यूटर, बहुत तेज़ और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। सटीक आउटपुट प्रदान करे, या तो इनपुट सही है या नहीं, सटीक आउटपुट प्रदान करें या तो अच्छा प्रोसेसिंग के बारे में सोचें और उपरोक्त में सभी। तो इसमें देखिए बाकी ऑप्शंस तो नहीं है, सुटेबल नहीं है। तो इसमें सबसे बहुत तेज़ और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने की क्षमता रखता है कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगले कंप्यूटर की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कंप्यूटर डैट डॉट डॉट परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है? तो थिंकिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग तो प्रदान करता है, लेकिन सोच जो होती है वो थिंकिंग को प्रदान नहीं कर सकता है। आइए अगले कंप्यूटर की ओर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है लैपटॉप है। तो लैपटॉप क्या है वो जरा देखते हैं। तो लैपटॉप नैदानिक प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर हैं, या पोर्टेबल हल्के वजन और अटैची में फिट किए जा सकते हैं, या श्रवण आवाज़ पहचान प्रणाली है। डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप ही है, जिसको आप समझते हैं एक टेबल पर रखा जाता है, जिसमें मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सभी अलग अलग होती हैं, जिनको जोड़कर बनाया जाता है। तो हो ही नहीं सकता श्रवण आवाज़ पहचान की प्रणाली, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस में लैपटॉप नहीं आता है। उसके बाद नैदानिक प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर, ऐसा कुछ नहीं है। जो लैपटॉप होता है उसकी स्पेशलिटी क्या है? वह पोर्टेबल होता है, हल्के वजन का, लाइट वेट पे होता है और अटैची में फिट, यानी इजी कहीं पर भी उसको ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक डैश एक बड़ा हिस्सा है और महंगा कंप्यूटर जो वैज्ञानिक और व्यावसायिक अनुप्रयोगों अनुप्रयोगों को करने में सक्षम है। यानी मैं आपसे बात करूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर में आप एक ही कंप्यूटर का नाम लेते हैं, कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। तो मैं ऑप्शन पर चर्चा नहीं करता हूँ, सीधे इसका आंसर हमारा एक क्या होगा? सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एनालॉग कंप्यूटर पर कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर किस टेक्निक पर काम करता है? तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकली पल्सेस, इलेक्ट्रिक पल्सेस एवं कंटिन्यूअस नहीं, मैग्नेटिक स्टेट नहीं, फिजिकल स्टेट नहीं। इसमें फिजिकल स्टेट, मैग्नेटिक स्टेट या फिर इलेक्ट्रिकल पल्सेस और कंटिन्यूअस नहीं लगा हुआ है, तो नहीं की वजह से तो ये गलत हो जाएगा। कंटिन्यूटी होती है इलेक्ट्रिकल पल्सेस, यानी जो इलेक्ट्रिकली पल्सेस होती हैं उनको ये समझता है, और कंटिन्यूटी होती है, यानी आपको ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ाया गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूटी की चीज़ों को क्या करता है? समझता है, जिसमें उन चीज़ों की गणना करता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिस्मोग्राफ एक उदाहरण है। सिस्मोग्राफ मतलब आप जिसको जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ क्या करता है? जब भूकंप आता है तो उसकी तरंगों को कंटिन्यू ऑब्जॉर्व करते रहता है, या कह सकते हैं सेंस करता रहता है, और जो इसमें भी कंटिन्यूटी होती है, मतलब ऐसा कंप्यूटर जो कंटिन्यूटी डेटा को इनपुट में लेता रहता है, तो ऐसा कंप्यूटर मात्र एक है। डिजिटल क्या होता है? 0 1, यानी डिजिटल अंकों को या अल्फ़ाबेट्स को इनपुट में लेता है, तो यह कंप्यूटर हो नहीं सकता। हाइब्रिड दोनों से मिलकर बना होता है, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिजिटल लगा हुआ है तो गलत है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है, सिस्मोग्राफ जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कंप्यूटर की उपस्थिति में देखी जा सकती है
कंप्यूटर की उपस्थिति किस एरिया में, यानी किस एरिया में कंप्यूटर यूज़ होता है, किस किस एरिया में। तो आपको पता है कि एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा आज के समय में इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर में तो जब से कंप्यूटर आया हम इजीली ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। मल्टीमीडिया, अरे मल्टीमीडिया तो कंप्यूटर का ही नाम है भाई, तो उपयोग सभी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए पॉइंटिंग डिवाइस में कौन शामिल नहीं किया गया उसकी बात हो रही है। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जिससे आप पॉइंट के थ्रू इनपुट देते हैं, जैसे माउस है आप पॉइंटर के थ्रू देते हैं, टच स्क्रीन जिस पे आप टच करते हैं पॉइंटर जनरेट होता है और वहाँ पर इनपुट उसको दे देता है। ट्रैक बॉल क्या करता है, ट्रैक बॉल जो होता है वो एक बॉल के ऊपर एक लीवर लगा होता है जिसके थ्रू इनपुट जाता है, तो वहाँ पर भी एक पॉइंटिंग डिवाइस का ही ये काम करता है। तो ये भी तीनों आंसर क्या है इसके सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नहीं किया गया है, तो नहीं में हमारा क्या आएगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो कीबोर्ड यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस में शामिल नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉयस्टिक मुख्य रूप से उपयोग किया गया है। तो स्क्रीन पर ध्वनि नहीं, अरे जॉयस्टिक तो गेम खेलने की डिवाइस है, तो आपको पढ़ाया गया। तो चलिए यहाँ पर कंप्यूटर गेमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता, चित्र बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो भाई जॉयस्टिक केवल मुख्यतः इसका प्रयोग होता है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने और मेनू चयन करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कोई डिवाइस है जिसका प्रयोग हम ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, चलिए देखते हैं ज़रा। तो कीबोर्ड का प्रयोग हम ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं, लेकिन ये इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, स्पेशली जो है ना माउस स्क्रीन है ना टच स्क्रीन है। इसका सही जवाब जो है लाइट पेन है। इसके सहारे हम कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाने के लिए ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, जिससे कंप्यूटर पर सही तरीके से और अच्छी ड्राइंग को फ्री हैंड या फिर बाई किसी सेप्स के थ्रू आसानी से बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो प्रतिलिपि बनाता है, टेक्स्ट और छवियों को पुनः पेश करता है। मतलब सीधे कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो फ़ोटोकॉपी करने का काम करती है, या फिर उन चीज़ों को जैसे आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा क्लासेस में। सीपीयू तो इसका जवाब हो ही नहीं सकता, मेमोरी इसका जवाब नहीं हो सकता। प्रिंटर ये क्या करता है, प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, लेकिन स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। यहाँ पर वही बात कही है, टेक्स्ट छवियों को पुनः पेश करता है या प्रतिलिपि बनाता है, तो ये स्कैनर जो है इसका सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, MICR में सी का अर्थ है, MICR, एम का मतलब है मैग्नेटिक, आई का मतलब है इंक, सी का मतलब है कैरेक्टर, आर का मतलब है रीडर। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR का फुल फॉर्म है, जिसमें आपसे पूछा गया सी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर सी का अर्थ क्या है, कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो सी का अर्थ क्या है, कैरेक्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जवाब है कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय भंडारण उपकरण है, यानी मैग्नेटिक डिवाइस कौन सी है, ठीक है, मैग्नेटिक डिवाइस कौन सी है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कम्पैक्ट डिस्क जो है, ये डिस्क है, ऑडियो टेप है, ये भी नहीं है। इसमें हार्ड डिस्क जो होती है मैग्नेटिक डिस्क आती है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है इसे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आउटपुट डिवाइस इसे संभव बनाते हैं, आउटपुट डिवाइस इसे संभव बनाते हैं, डेटा देखें या प्रिंट करें, स्टोर डेटा, स्कैन डेटा, इनमें से कोई नहीं। आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं डेटा देखने या प्रिंट करने में। स्टोर डेटा से लेना देना नहीं है, स्कैन डेटा से भी लेना देना। आउटपुट की बात हो रही थी, स्कैन डेटा आ ही नहीं सकता है। आउटपुट डिवाइस है कि मतलब वो क्या करती हैं, क्या संभव बनाती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा डॉट होना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस इसे संभव बनाती है, किसे, डेटा देखने और प्रिंट करने को संभव बनाती हैं, यानी हम आउटपुट डिवाइस के सहारे मॉनिटर स्क्रीन पर डेटा को देख सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। और भी डिवाइसेस होती हैं जिससे ज़्यादातर आउटपुट ही प्रदान होते हैं। चलिए अगले डिवाइस की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट ग्राफिक का उत्पादन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला है, ऐसा प्रिंटर कौन सा है जो अच्छी खासी प्रिंट और ग्राफिक्स को प्रिंट कर ही नहीं सकता है, ठीक है, ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती। लेजर प्रिंटर आपका ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। देखिए लाइन प्रिंटर आपकी लाइनिंग प्रिंट करता है। जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं ये बहुत ही मतलब कि सबसे ड्राफ्टिंग क्वालिटी पर प्रिंटिंग करता है, तो इसका आंसर यही सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन करता है,
निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन करता है, यानी कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको क्लासेस में अक्सर बताया, इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं और काम भी स्लो करते हैं और बहुत सही मतलब स्लो भी होते हैं, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ये ज़्यादातर आपके रिबन के सहारे प्रिंटिंग करते हैं, तो इनकी प्रिंटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती ना, ग्राफिक्स को बहुत ज़्यादा ये प्रिंट नहीं कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग को मतलब प्रिंटिंग करते हैं, अच्छी प्रिंटिंग करते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिसमें वही आपको पढ़ाया गया है कि जिसमें आपका एक इंक का टैंक होता है जिससे हेड के द्वारा इस पर क्या होती है प्रिंटिंग होती है, जिस पर हम सभी तरह की कलर प्रिंटिंग को कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लेजर प्रिंटर का रेजुलेशन निम्नलिखित के अनुसार निर्देशित है। तो देखिए कोई भी प्रिंटर है उस प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो DPI पर निर्भर करती है। तो DPI लेज़र प्रिंटर का रेजुलेशन किसी भी प्रिंटर का जो होता है वो DPI पर, ठीक है, डॉट पर इंच पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए सही होगा। RPM CPM PPM को छोड़ देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आपको ध्यान से देखना है भाई कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या करता है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर में इनपुट भेजता है। बायोमेट्रिक सेंसर क्या करता है, आप फिंगर रखोगे, आपके फिंगर की इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर से मैच कराएगा, नहीं कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजता है। ट्रैक बॉल क्या करता है, ट्रैक बॉल क्या करता है, ट्रैकिंग काम करता है, जो भी बॉल उसके ऊपर हम जो भी वर्क करते हैं वो कंप्यूटर तक पहुंचाता है। प्लॉटर क्या करता है, प्लॉटर है क्या, तो प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो क्या करता है बड़े साइज़ के प्रिंट आउट को प्रिंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन CPU का एक हिस्सा है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का एक हिस्सा है। तो देखिए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत ALU कंट्रोल यूनिट, ये माइक्रो प्रोसेसर के भाग होते हैं। ये क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के भाग होते हैं, ठीक है। अगर हम CPU के एक हिस्से की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेक्टेड है। अगर CPU यहाँ पर इन द सेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लिया जा रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर अगर इन द सेंस लिया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन वैसे मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर के सेंस पर लिया जा रहा है तो इसके आंसर A और B, यानी यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि इसको इन द सेंस ऑफ CPU कैबिनेट बॉक्स लिया जा रहा है, तो कैबिनेट बॉक्स अगर होता तो यहाँ पर ये आंसर सही नहीं होता। अगर कैबिनेट बॉक्स अगर लिया जा रहा है इन द सेंस ऑफ, तो यहाँ पर इसका जो आंसर सही होगा वो डिस टाइप होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है का और खा सही होना चाहिए, और में भी का और खा सही है, क्योंकि माइक्रो CPU जो होता है माइक्रो प्रोसेसर को ही कहा जाता है, आप कभी भी इसको सर्चेस मारेंगे तो। और कैबिनेट की अगर हम बात करेंगे तो कैबिनेट के अंदर डिस्क टाइप होती है, ये उसका हिस्सा बन सकता है, लेकिन यहाँ पर का और खा जो है दोनों आंसर इसके सही होंगे। अगले क्वेश्चन जब से चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है ALU डॉट 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 अंकगणितीय ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो ALU जो है अंकगणितीय ऑपरेशन करता है जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सभी आते हैं। अंकगणितीय करने का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग कॉमन सी बात है, सभी आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम में शामिल है। अब देखिए आपको सॉफ्टवेयर्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें आपको 3 तरह के सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं कि एक सॉफ्टवेयर होता है आपका OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी के अंतर्गत जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, तो एंटीवायरस होते हैं। देखिए तो इसमें क्या है, वायरस यानी बैकअप सॉफ्टवेयर और डिस्क फ्रेगमेंट सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब यूटिलिटी के अंतर्गत एंटीवायरस के साथ साथ हम एक चीज़ और रखते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए ना होकर कंप्यूटर के लिए होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए ना होकर कंप्यूटर के लिए होते हैं और ये कंप्यूटर को मतलब सही तरीके से रखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उसको बचाते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा उपयोग सभी सही होगा। आइए आगे चलते हैं। अनुवाद कार्यक्रम यानी ट्रांसलेटेड प्रोग्राम, अनुवाद कार्यक्रम का मतलब है ट्रांसलेशन, जो ऐसे प्रोग्राम जो ट्रांसलेशन का काम करते हैं। अनुवाद प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर को सीधे किस भाषा में समझा जा सकता है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करते हैं और कंप्यूटर में रन कराते हैं तो ऐसा कौन सा लैंग्वेज का प्रोग्राम है जो रन हो जाएगा। देखिए बेसिक लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज है ना, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। भाई साहब ये दोनों लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज ज़्यादातर हैं, ये बिना ट्रांसलेशन के नहीं चलाई जा सकती। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे कहते हैं मशीनरी लैंग्वेज, जिसे लिखने के लिए हम बाइनरी डिजिट अर्थात 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है इसका आंसर होगा मशीनरी लैंग्वेज, क्योंकि देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में आप किसी भी प्रोग्राम को अगर लिखते हैं तो उस लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को
हम डायरेक्टली नहीं चला सकते। उसके लिए हमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर का प्रयोग करना पड़ता है। असेंबली लैंग्वेज में भी यही होता है। बेसिक एक लैंग्वेज है, ठीक है, बेसिक एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। मशीनी लैंग्वेज, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। देखिए इसके बाद संख्या प्रणाली के प्रकार हैं। आपके संख्या प्रणाली के नंबर सिस्टम के प्रकार की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस के सभी बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जवाब क्या है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई नंबर सिस्टम होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा है, बाइनरी नंबर, पढ़ें 0 और 1 होता है। नंबर 2 होता है आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर जो होता है वो 0 से लेकर 7 तक होता है। बेस क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। नंबर 3 होता है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। बेस क्या होता है, 10 होता है। इसके बाद चौथा जो आपका है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक, और फिर इसके बाद ए से लेकर एफ तक, अर्थात जो ये नंबर होते हैं ए से एफ तक, सॉरी, तो ए से एफ तक ये नंबर एग्जैक्टली होते हैं 0 से लेकर 15 तक। लेकिन जो डबल डिजिट के जो नंबर होते हैं उनको ए से एफ के बीच में शो करते हैं। इसका जो है आपका बेस होता है वो होता है 16। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा वो डी जो होगा वो सही हो जाएगा। आंसर डी क्या है आपका, सही है। यहाँ पर 4 होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 सबसे स्मृति मापन की इकाई है। सबसे छोटी स्मृति मापन की इकाई है, स्मृति मापन की इकाई है। तो इसमें जो स्मृति मापन की इकाई है वो क्या है, बिट है। छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट इसके बराबर है। तो आपको पता होगा, ठीक है, 8 बिट के मिलकर क्या बनते हैं, 8 बिट मिलकर बनते हैं, 8 बिट्स मिलकर बनते हैं एक बाइट। और एक बाइट जो होती है 1024 से मिलती है, 1024 बाइट मिलकर बनता है 1 KB, 1 KB। और फिर ऐसे ही 1024 जो होती है आपकी KB मिलती है तो बनता क्या है, 1 MB, 1 MB, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है जब 1024 एक, अच्छा तो यहीं पे क्वेश्चन हमारा इसी में जवाब है 1 मेगाबाइट किसके बराबर है, तो भाई 1024 KB के बराबर है। यहाँ पर ये आपने आंसर दिया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। सॉफ्टवेयर का हिस्सा कौन है, जरा देखते हैं। लेन देन आवेदन, ये कोई तो सॉफ्टवेयर का हिस्सा ही नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, विंडोज़ और OS। इसके बाद प्रणाली और अनुप्रयोग, यानी सॉफ्टवेयर के प्रकार पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये है आपका सिस्टम और ये है आपका एप्लीकेशन। तो सिस्टम और एप्लीकेशन क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, कोई बातें मैंने इसलिए इंग्लिश में लिख दिया है। ये है सिस्टम और ये क्या है, एप्लीकेशन। ये दोनों क्या है, सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। अगले क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है आपसे पूछ रहा है। और निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, OS सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कंपाइलर, इंटरफेस, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, MS ऑफिस यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन सस्पेक्टेड है, इसमें से कुछ ऑप्शन और भी गलत है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को काट देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ही सीधा सीधा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, भाषा नहीं है, ठीक है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असेंबली भाषा में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कहा जाता है। असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हें मशीनरी लैंग्वेज में बदलने के लिए किस ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार ये पढ़ाया गया है, बहुत बार बताया भी जाता है कि इसका क्वेश्चन बहुत मिलता है। तो वो कहलाते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। असेंबलर ट्रांसलेटर क्या करता है, तो जो आप असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्राम लिखते हैं तो असेंबली को चेंज करता है किसमें, मशीनरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो तभी हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है, ठीक है। तो इसका असेंबलर क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर विशिष्ट या व्यक्तिगत या व्यावसायिक या वैज्ञानिक प्रसारण कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए ऐसा सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है जो जनरल मतलब कि सभी के लिए प्रयोग में आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी प्रयोग में आता है, लेकिन ये सबको मतलब कि एक हिसाब से सॉफ्टवेयर की ऐसी कैटेगरी पूछ रहा है कि जो हम मतलब कि विशिष्ट या मतलब कि स्पेशली जो किसी कार्य को करता हो, जैसे कि नोटपैड से आप टेक्स्ट एडिटिंग का टेक्स्ट लिख सकते हैं,
फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते, वीडियो प्ले नहीं कर सकते। तो स्पेशली एक ही काम के लिए बनाया, टेक्स्ट के लिए, व्यक्तिगत के लिए, व्यवसायिक के लिए, वैज्ञानिक प्रश्न के लिए, कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो भाई उसके लिए जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, जो अपने अलग अलग कार्यों के एक सीमित कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जो सिर्फ एक सिंपल जिस भी काम के लिए बनाया गया वही काम वो करेगा, तो इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ से, आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर को डेटा भेजना, डेटा स्टोर करना। भाई कंप्यूटर को डेटा स्टोर नहीं करता आउटपुट डिवाइस, ठीक है। उपयोगकर्ता को आउटपुट देना। कंप्यूटर को डेटा भेजना जो होता है ये कहलाता है क्या है? इनपुट। क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। डेटा स्टोर करना, डेटा स्टोर करना, डेटा स्टोर करना। उपयोगकर्ता को आउटपुट देना। तो भाई आउटपुट डिवाइस क्या करता है? जो यूज़र होता है उसको आउटपुट प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 0 और 1 पर आधारित संख्या प्रणाली को केवल इस रूप में जाना जाता है। अरे अभी तो पढ़ाया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम को 0 और 1 से जानते हैं, इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बारकोड रीडर। इसका एक उदाहरण है बारकोड रीडर। देखिए बारकोड रीडर लगा हुआ है जो कि क्या करता है? रीड करता है और कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो ऐसी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उदाहरण है? तो डिजिटल कैमरा किसका है? वेब कैमरा हो या डिजिटल कैमरा हो, सभी क्या करते हैं? जो भी सामने आएगा उसको फोटो खींच के कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संग्रहित डेटा यानी स्टोर डेटा पर गणना करने के लिए कंप्यूटर पर नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो भी डेटा स्टोर है, कंप्यूटर जिस भी लैंग्वेज को समझता है उसे मशीनरी लैंग्वेज कहते हैं। मशीनरी लैंग्वेज को लिखने के लिए हम बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी ही सही होगा। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, इसे ज़रूर पढ़िए। और इसका पार्ट ये हमारा 1 है। इसके भी हम आपको आगे के भी पार्ट इसके अवेलेबल करवाएंगे, जो भी हाल ही एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हों और आगे जो भी संभावित क्वेश्चन होंगे उसको लेकर हम पार्ट 2 को आएंगे। धन्यवाद।